नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि सांकेतिक भाषा का जो आधार है वो विजुअली और मैनुअली मोड पर ही डिपेंड करता है। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि सांकेतिक भाषा में किन किन का समावेश होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सांकेतिक भाषा के बारे में वो सारी जानकारी मिल सके जो आप जानना चाहते हैं, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, आपको मिलती रहे हमारी वीडियो सबसे पहले। सांकेतिक भाषा की पुरानी वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का विषय। हम इसको सांकेतिक भाषा की रूपरेखा भी कह सकते हैं। सांकेतिक भाषा में सबसे पहले आता है कि चेहरे के हाव भाव यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस। फिर दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज यानी कि शरीर की भाषा। इसके बाद आता है आपका फिंगर स्पेलिंग। फिर इसके बाद है माइम। फिर इसके बाद है माउथिंग। देखिए, सांकेतिक भाषा में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा और फिंगर स्पेलिंग, माइम, माउथिंग, ये सारी इन सब का समावेश होता है। चलिए अब जान लेते हैं हम फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में। साथियों, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव। अब देखिए, चेहरे के हाव भाव का मतलब है कि आपके चेहरे पर ही सब कुछ पता लग जाना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि जैसा मैंने हमने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि जो साइन लैंग्वेज है वो दो मोड पर डिपेंड है, विजुअल और मैनुअल। अब देखिए, जब विजुअल है तो हम सामने की जो उसकी भाव भंगिमा है कैसे पहचानेंगे, यानी कि चेहरे के हाव भाव से ही। अब चेहरे के हाव भाव यानी कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आने में जो उसकी आईब्रोज हैं वो बहुत ही ऊपर चली जाएंगी, और वो उसको इस गुस्से की नज़र से उसको देखेंगे कि आपको बिना बोले ही पता लग जाएगा कि इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपस में खुश है, नॉर्मल खुश है, ठीक है, तो वह आपस में समझ जाएंगे कि हाँ, चेहरे के हाव भाव से कि ये व्यक्ति जो है वो आपस में खुश है। हम आपको कुछ चेहरे के हाव भाव यानी कि कुछ इमोजीज हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि एक इमोजीज ये है, इमोजी नंबर 1, जिसमें ये बताया, देख रहे हैं बहुत ही इतना खुश हुआ है हद से ज़्यादा कि बस इतना एक्साइटेड। फिर दूसरा इमोजी बिल्कुल सैड का, बहुत ही मतलब कि आपकी जो देखिए, अब सैड में क्या है, जो आपके होठ हैं या आपके जो हैं वो पूरे बहुत ही उतर जाएंगे, मतलब कि एक सैड पोजीशन में आ जाएगा। आप ऐसे लगेंगे थके हुए से, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन आपके चेहरे से ही आपका पता लग जाएगा कि ये आप उदास हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम बिना बोले अपनी बात को किसी दूसरे को तक पहुंचानी है, किसी अदर पर्सन तक, किसी थर्ड पर्सन तक हमको बात अपनी पहुंचानी है, तो हम फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से हम उसको आसानी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, होता क्या है, जब माँ बच्चों को डांटती है तो वो कई बार डांटती नहीं है, बल्कि वो आँखों को दिखाकर उसको ये दर्शा देती हैं कि बस ये आपको काम नहीं करना है क्योंकि वो गलत है। तो सिर्फ यही चीज़ डिपेंड आती है कि फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर, आपकी आँखों का मूवमेंट, आपके आईब्रोज, आपके टीथ, जैसे दांतों को पीसना, एकदम दांतों को पीस लेते हैं बस, जैसे किसी को किलसाना होता है या किसी को मतलब किसी की जेलसी हो रही है ना, ये सारी चीज़ें फेशियल एक्सप्रेशन पे ही आपकी शो हो जाती हैं। चलिए अब समझ लेते हैं फिंगर स्पेलिंग के बारे में। अब देखिए, फिंगर स्पेलिंग का मतलब है कि आपको अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला या अन्य किसी भाषा की वर्णमाला को आपको उंगलियों पर उतारना है। जैसा कि अभी हम आपको एक वीडियो आपके सामने लेके आएंगे अंग्रेजी में
अल्फ़ाबेट, ए से लेकर फुल तक जेड तक, जिससे कि हम ये बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपने स्टेट का नाम, अपनी कंट्री का नाम, सब कुछ हम उसको फिंगर स्पेलिंग के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये चीज़ें फिंगर स्पेलिंग के माध्यम से तो सिर्फ ये हो गया आपके अल्फ़ाबेटली हम चीज़ बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आप हाथों की बनावट से आपको जो साइन हैं, सिंबल्स हैं, वो हम बता सकते हैं। जैसे हेल्प देना, हैप्पी, गुड, बैड, खाना पीना, पेन, किताब, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हम हाथों की उंगलियों से हम बता सकते हैं। हाथों की उंगलियां, कलाइयाँ ये इसमें शामिल होती हैं। हाथों कलाइयाँ भी होती हैं, हाथों की उंगलियां भी समाहित होती हैं सारे के सारे। अब समझते हैं शारीरिक भाषा के बारे में कि शारीरिक भाषा यानी कि शरीर की भाषा। अब देखिए बात से स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज से आप तो समझ ही सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपका मूवमेंट क्या है, बॉडी मूवमेंट क्या हो रहा है ना। आपके पोजीशन डिपेंड हो जाती हैं कि आपके बॉडी का पोजीशन किस हिसाब से जा रहा है। जैसे मान लीजिए अब एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन जो है, हवाई जहाज है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? ऑब्वियसली हवा में उड़ता है। तो अगर हमें इशारा करना है कि हवाई जहाज जा रहा है, तो आप कैसे करेंगे कि नीचे से अपने हाथ को ऊपर की तरफ उड़ाते हुए उसी पोजीशन में कि जैसे हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि साहब ये बताइए कि आपको मोटरसाइकिल चलानी है, तो ऑब्वियसली जैसे मोटरसाइकिल यानी कि जिससे रेस हम देते हैं, रेस को हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसका आप इशारा करेंगे, तो ऑब्वियसली आप उसको नीचे ही करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप अपने सर के ऊपर इसको चलाएंगे, यानी कि आप ऊपर हवा में तो चलाएंगे नहीं मोटरसाइकिल को। तो ये बॉडी लैंग्वेज का, आपके पोजीशन का भी बहुत डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका माइम, मूक अभिनय। देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल होता है बेसिकली जो हमारे साथ जो टीचर्स हैं, जो जिनके पास बधिर बच्चे हैं, जो बधिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, डेफ बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो माइम के माध्यम से बच्चों को अपनी विषय वस्तु को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको हिंदी में एक पाठ पढ़ा रहे हैं श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार का एक प्ले करके, ठीक है ना। जब नॉर्मल बच्चों को तो हम बताएंगे ही साथ में, क्योंकि पूरे समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य बच्चों के साथ साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे। तो आप एक एज अ प्ले एक्ट कर सकते हैं ताकि वो बच्चे, जो बच्चा है या बच्ची है, वो आसानी से समझ जाए कि इसका मीनिंग ये है। माइम, वैसे तो जब हम माइम करते हैं तो अपने चेहरे पर हमें सफ़ेद रंग से पेंट करना होता है ताकि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो आसानी से दिख सकें। लेकिन ये बेसिकली होता है थिएटर में, ताकि जो माइम होती है वो एज अ एक मनोरंजक के रूप में इसको हम लेते हैं। लेकिन एज अ साइन लैंग्वेज में माइम का बहुत ही अच्छा रोल होता है। अगर मान लीजिए आपको एक प्ले दे दिया जाए, यानी कि जैसे हम नुक्कड़ नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटकों में तो एज अ आवाज़ भी होती है, लेकिन आपको एज अ दे दिया जाए मूक नाटक, यानी कि साइलेंट ड्रामा दे दिया जाए। आपको एक टॉपिक दे दिया, थीम दे दिए कि कोई भी थीम है ना, कि आप घर से निकले हैं और आपको अपने ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने, घर से निकलने तक, ऑफिस तक आपकी जो जो एक्टिविटी रही है, यानी कि घर से निकले हैं, आपने गेट खोला है, आपने अपनी गाड़ी की चाबी ली है, आपने अपने गाड़ी का गेट खोला है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने सीट बेल्ट लगाई है, अपने साइड मिरर चेक किया, ये एक्सेट्रा जितनी भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी हैं, आप उनको नोट करते हुए और उसको एज अ ड्रामेटिक रूप में आपको ये बताना है। तो ये सारा का सारा चीज़ आ जाता है माइम में, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं, इसके बाद जो हमारा लास्ट रह गया था माउथिंग, यानी कि स्पीच रीडिंग। माउथिंग बेसिकली जो होता है वो होता है कि जैसे मैं आपको बताया था कि हम मोड में बताया था विज़न में और मैनुअल में। तो विज़न में हमने एज अ लिप रीडिंग के बारे में आपको बताया, तो वही चीज़ आपको स्पीच रीडिंग यहाँ पे आ जाएगा। माउथिंग, तो आपको जब साइन करते हैं तो हमारा माउथिंग, हमारा यानी कि मुंह चलता रहता है कि आपको जो बताना है वो आपकी एक्सप्रेशन उसी वे में आते रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे समझें कि सांकेतिक भाषा की जो रूपरेखा है वो चेहरे के हाव भाव पर डिपेंड करती है, आपके फिंगर स्पेलिंग पर डिपेंड करती है, माइम यानी कि मुखाभिनय पर डिपेंड करता है, शारीरिक भाषा पर डिपेंड करता है, और आपके
माउथिंग, इस पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ कि इस विषय के बारे में आप सभी को अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी कि सांकेतिक भाषा का जो रूपरेखा होती है वो किस तरीके से होता है। तो हम कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से ये बता सकते हैं। ये बहुत ही आसान वे में इसको समझेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, साथ ही अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि इनको भी एक नई नई चीज़ें सीखने को मिल सके। और जो हमारे साथ में शिक्षक साथी हैं वो उस चीज़ को मेरा निवेदन है कि आप इसको ज़रूर देखें, ताकि जो आप अपनी कक्षा में अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है, डेफ बच्चा है जिसको इसकी ज़रूरत है, तो आप यहाँ से आसान तरीके से इसको अच्छे से समझ सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं उन बच्चों के लिए, ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो भी गुणवत्तापूर्ण हो जाए, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हमारा ये आधार है उसको हम अच्छे से बना सकें। चलिए मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। अब तब तक के लिए धन्यवाद।